नमस्कार, कैसे हैं सभी। मुझे पता है, आशा है और विश्वास भी है कि एकदम अच्छे से अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और आज तो खबर अच्छी मिल रही है मुझे कि स्कूल जो हैं यानी कि हमारे विद्यालय जो हैं फिर से शुरू हो रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका खुशी नहीं हुई है, क्योंकि इतना टाइम से घर है ना, मस्ती मज़ा गेम्स है ना, खेल कूद, सारा दिन कम पढ़ना लिखना कम। तो मैं चाहूँगी कि जो ऐसा सोच रहे हैं वो अपने भविष्य को लेकर थोड़ा सुरक्षित हो जाएं और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाएं। बहुत सारे हैं जो बहुत जल्दी है जिनको स्कूल जाने की, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए, हम चल रहे थे वाक्य की ओर। मैंने आपको वाक्य के बारे में बताया था, फिर वाक्य के प्रकार बताए थे अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ चुके हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, है ना, विस्मयादिवाचक। इन सारे वाक्यों के प्रकारों को और उनके एक एक उदाहरण को हमने आपस में देखा था, समझा था, सुना था। तो आज मैं आई हूँ आपके पास वापस वाक्य को लेकर। कौन सा? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। हमने वाक्य के प्रकार कर लिए, कितने? 2। पहला कौन सा समझा? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला कौन सा समझा? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और अब हम कौन सा कर रहे हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए, किसी भी वाक्य को समझने से पहले मैंने आपको कहा था हमें क्या जानना है कि वाक्य है क्या। जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय स्पष्ट होता हो, ऐसा शब्द समूह, शब्द का समूह, शब्दों का ग्रुप समझते हो ना, समूह को हिंदी में बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, ग्रुप जिसको कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय स्पष्ट होता है। अब यहाँ आप पूछोगे कि वक्ता कौन है? वक्ता का मतलब हो गया बोलने वाला। वक्ता का मतलब क्या हुआ? बोलने वाला। अब देखो, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ ना, मतलब आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो मैं कौन हुई? वक्ता। वक्ता यानी बोलने वाला। जब बोलने वाला ऐसे शब्दों के समूह का प्रयोग करता है जिससे उसकी बात का अर्थ स्पष्ट हो जाए, या वो जो कहना चाहता है सामने वाला उसके आशय को, भाव को स्पष्ट तरीके से समझ जाए, वो क्या कहलाता है? वाक्य। अब वाक्य के हमने अर्थ के आधार पर 8 प्रकार किए थे, 8 भेद किए थे। विधान, संदेह, प्रश्न, विस्मयादि, संकेत, निषेध। निषेध से याद आया, मैंने कहा था कि आपको पिछली वीडियो में कि निषेध और वर्जित, इससे संबंधित एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था और मैंने देखा अभी आपने कमेंट नहीं किए। तो जब तक आप इसका कमेंट करके आंसर नहीं देंगे तो मैं ट्विस्ट का आंसर कैसे दूंगी, उत्तर कैसे दूंगी? ठीक है। और इसी के साथ मैं रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी समझ नहीं आने पर कमेंट कर दीजिए, आपको हर कमेंट का आंसर, उत्तर अवश्य मिलेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपको हमारा चैनल कैसे प्रोवाइड हो और किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भी मैंने कहा था एक प्रतियोगिता बताई है हिंदी से संबंधित, कि जो भी मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछूं, आपसे प्रश्न पूछूं, निषेध का अर्थ, वर्जित का अर्थ, या उससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपसे कुछ ट्विस्ट पूछे हैं, है ना, उनके आंसर, रोचक प्रश्न और उनके रोचक उत्तर आपको देने हैं। तो जितने अच्छे उत्तर आप देंगे उस विद्यार्थी को, या यूँ कहूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसको हम हिंदी व्यक्तित्व के नाम से आगे लेके आएंगे और हमारे साथ हमारे मंच पर बोलने का, पढ़ने का और अपनी बात कहने का मौका देंगे। इसके अलावा भी उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए, हम वापस अपने श्याम पट्ट की ओर आते हैं। वैसे ये श्याम पट्ट है नहीं, ये सफ़ेद पट्ट है। श्याम पट्ट किसको बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड को। अगर ये ब्लैक होता तो ये श्याम पट्ट होता। ध्यान रखना, श्याम पट्ट, श्याम पट्ट का मतलब क्या हुआ?
ब्लैक बोर्ड। याद रखिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे शब्द मैं आपको बताऊंगी और वीडियो के अंत में एक अलग सा शब्द और बताऊंगी, ठीक है ना। चलो, इसके साथ श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड। फिलहाल ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, श्वेत पट्ट। व्हाइट बोर्ड को हम क्या बोलेंगे? श्वेत पट्ट। याद रखिए, इस व्हाइट बोर्ड को हम क्या बोलेंगे? श्वेत पट्ट। इस सीरीज का एक अलग से टेस्ट बनाकर आपको मैं दूंगी और इस टेस्ट के आंसर आप देना, और कोशिश करूंगी कि जिस दिन ये टेस्ट मैं लूँ, मतलब इस मंथ के आखिर में, इस महीने के आखिर में जब ये टेस्ट लूँ, मैं आप सभी से लाइव जुड़ने की कोशिश करूंगी और यूँ सोच भी रही हूँ कि एक बार मैं आप सभी से लाइव जुड़ भी जाऊँ। तो चलिए, आमने सामने बात होती है ना तो मज़ा ज़्यादा आता है। वाक्य विचार, जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय स्पष्ट होता हो, अर्थात जो व्यक्ति अपनी बात दूसरे को कह रहा है, वो कहने वाली बात सामने वाले को अच्छे से स्पष्ट करवा पा रहा है, ऐसे शब्द समूह का चुनाव करते वक्त तो वो क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के दो प्रकार हैं, लेकिन उससे पहले हमने वाक्य के दो अंग पढ़े थे, उनका आंसर उत्तर आपको देना है। वाक्य के दो अंग कौन से हैं? हाँ, कुछ बच्चों की हिंदी मात्राओं के कारण थोड़ी सी कमज़ोर होती है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी हिंदी की मात्राओं की कक्षा करना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है। धन्यवाद। वापस हम अपनी ओर, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है कि वाक्य के दो अंग कौन से हैं। मैं अपने पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3। पहला है सरल, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है मिश्र। सरल, बहुत सिंपल, सरलता से, आसानी से, ठीक है ना। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो। मुख्य क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होता है? क्रिया कोई बता सकता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब, क्रिया। हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे द्वारा कार्य हो रहा है ना, तो मेरे इस कार्य को हम क्रिया में गिनेंगे। अर्थात मैं बोल रही हूँ, घूम रही हूँ या आपको समझा रही हूँ, तो ये मेरी क्रिया है, यानी कि मेरा एक्शन है जो मैं कर रही हूँ और जिसके थ्रू आपको पता लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो, मुख्य क्रिया का मतलब मेन मुद्दा एक ही हो और उसी मुद्दे पर बात शुरू और उसी मुद्दे पर बात खत्म। जैसे पानी बरस रहा है, इसकी मुख्य क्रिया का मुख्य बिंदु कौन है? पानी। तो पानी क्या कर रहा है? बरस रहा है। बरसना एक ही क्रिया हो रही है ना, इसके अलावा तो पानी कहीं से आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, पानी खाली क्या हो रहा है? बरस रहा है। तो ये क्या हुआ? सरल वाक्य का एक उदाहरण, जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो और उसी मुख्य क्रिया पर बात शुरू होती है, उसी मुख्य क्रिया पर बात खत्म होती है, वो रचना के आधार पर सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरा देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। संयुक्त का मतलब क्या होता है? योग, यानी कि जोड़, ठीक है, बताया था ना। संयुक्त का मतलब दो चीज़ों का जुड़ना, योग यानी कि जोड़। अब देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य पढ़ने से पहले इसमें एक वर्ड आया है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? कोई बताएगा? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। लेकिन तब तक मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको बस समझा देती हूँ कि उपवाक्य क्या होता है। देखो, किसी भी सेंटेंस को लिखते या बोलते वक्त, है ना, जैसे मैंने कहा कि इसी पे बात खत्म, इसी पे शुरू, तो वो क्या हुआ? वाक्य था। सिंपल बात थी, आसानी से हमने कह दी मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पढ़ाने पर ही शुरू, मेरे पढ़ाने पर ही खत्म, तो मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी सरल वाक्य हो गया, है ना। इससे रिलेटेड एक मेरे को क्वेश्चन याद आया। हाँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी ने इन सबको नोट कर लिया होगा। मैंने वाक्य में जब पढ़ा रही थी तब मैंने वाक्य के अंक पढ़ाते वक्त एक सेंटेंस लिखा था, बच्चा खेल रहा है। इसके अंदर कौन सा काल व उसका भेद है? काल व भेद बताएं।
इसका आंसर मुझे दीजिएगा, ये ट्विस्ट है, भूलिएगा मत, इसके लिए आप पुरस्कृत होंगे। ठीक है, आ जाइए वापस। उपवाक्य, उपवाक्य क्या होता है? प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, ये दो तरीके के वाक्य होते हैं। प्रधान क्या होता है? मुख्य वाक्य, जिस पर से बात शुरू होती है और बात शुरू होते होते उसके साथ कोई एक और वाक्य, एक और बात जुड़ जाती है। तो मुख्य वाक्य के ऊपर जब अन्य वाक्य डिपेंड होते जाते हैं, निर्भर होते जाते हैं, उन्हें आश्रित, और जिन पर से बात शुरू होती है उनको प्रधान वाक्य कहते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, जहाँ दो या अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों। अवयव तो जानते हो ना, समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण, है ना। अवयव भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी आप समुच्चय बोधक की ओर ध्यान दो, क्योंकि बीच बीच में अगर हम ऐसे टॉपिक समझते रहेंगे तो यहाँ फीड नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ इतना जानिए, संयुक्त वाक्य जहाँ दो या अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे और, इसलिए, किंतु, परंतु, वरना, या, नहीं तो, आदि। आदि का मतलब शब्द अभी और है, मैंने लिमिट में लिखे हैं। ये सारे समुच्चय बोधक हैं। अब देखिए, इसमें संयुक्त वाक्य का हमने एक उदाहरण लिख रखा है। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी। ये रहा प्रधान वाक्य। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, और ये रहा आश्रित वाक्य, कुछ नहीं बना, और ये रहा समुच्चय बोधक, किंतु। ठीक है, अब प्रधान वाक्य क्या था कि वो सुबह से शाम तक कहाँ घूम रहे थे? बाजार में घूम रहे थे। अब बाजार में घूम रहे थे, गए तो किसी काम के लिए ही थे, लेकिन वो काम तो हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है। अगर वो हुआ तो यहाँ यस होता, नहीं हुआ तो यहाँ नहीं है। लेकिन कुछ बना या नहीं बना, मतलब कुछ लाए या नहीं लाए, वो किस बात पर डिपेंड करते हैं? पहली बात पर। पहली बात क्या है? हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, किंतु कुछ नहीं बना। अगर अब इस किंतु को हम हटा दें फॉर थोड़ी देर के लिए, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, कुछ नहीं बना, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं, और इन वाक्य को किसने जोड़ दिया? किंतु शब्द ने, किंतु समुच्चय बोधक ने। तो ये आपस में जुड़ गए ना, और वो बात हमें क्या है? पूर्ण भाव दे रही है, पूर्णतः हमें समझ में आ रही है। हमने बाजार की खाक छानी, कुछ नहीं बना। क्या भाव समझ में नहीं आ रहा? उस भाव को समझने के लिए जब हम उन दो शब्द वाक्यों के बीच में समुच्चय बोधक शब्द को जोड़ देते हैं तो हमारी बात कहने का जो भाव है, आशय है, वो स्पष्ट हो जाता है। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जो दो वाक्यों से मिलकर बनता है, लेकिन उनको जोड़ने के लिए हम समुच्चय बोधक शब्द और, इसलिए, किंतु, परंतु, वरना, या, नहीं आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यही दो शब्द, यही जो समुच्चय बोधक शब्द हैं, संयुक्त वाक्य की पहचान है। मैं समुच्चय बोधक पर आपको क्लास दूंगी, ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी समुच्चय बोधक अवयव के कितने रूप हैं, भाग हैं अवयव के भी, जिनमें से समुच्चय बोधक एक है जो कि संयुक्त वाक्य की पहचान भी है। अगर सरलतम भाषा में कहूँ तो आपको अगर पेपर में संयुक्त वाक्य का उदाहरण दे दिया जाता है तो आप समुच्चय बोधक शब्द से उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। हाँ, लेकिन पेपर ऑप्शनल भी होता है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं फर्स्ट 10, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इनको पूछ लिया जाता है। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना होता है, या फिर आपको ये दे दिया जाएगा सरल वाक्य को संयुक्त में बदलिए, संयुक्त वाक्य को मिश्र में बदलिए, या मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। इस तरह से भी आपको पेपर में मिल सकता है। लेकिन लास्ट 2 इयर्स में मैंने देखा है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए लेकिन जो प्री एग्ज़ाम्स हमने लिए थे, यानी कि पेपर से पहले ली जाने वाली जो परीक्षा होती है, इसको हम अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं, उसमें जो पेपर आया था, जो प्रश्न पत्र था, उसमें ऑप्शन था, 4 ऑप्शन दिए थे कि क्या ये वाक्य संयुक्त वाक्य है, सरल है, कैसे है। ठीक है, अब आप आ जाइए वापस कहाँ, सरल वाक्य पर। 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर से बता देती हूँ। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो,
क्रिया का मतलब कार्य करने वाला एक ही हो। जैसे पानी बरस रहा है, अब कार्य जो हो रहा है वो है बरस रहा है, लेकिन बरस क्या रहा है? पानी। तो मुख्य रूप बिंदु कौन है? पानी। पानी एक ही है। पानी बरस रहा है किस लिए? कि बारिश बहुत तेज थी, इसलिए बारिश का पानी तेजी से बरस रहा है। फर्क आ गया ना। अब देखो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या है? मैंने कहा था दो उपवाक्य। मैंने आपको बताया कि ए वाक्य नंबर 1 है, ये वाक्य नंबर 2 है। ये किससे जुड़े हैं? समुच्चय बोधक शब्द से। तो उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। उपवाक्य के बारे में बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मिश्र वाक्य। मिश्र का मतलब क्या होता है? मिश्रण, मिश्रित हो जाना, घुल जाना, घुल जाना। और मिश्र वाक्यों को थोड़ा सा समझना मुश्किल भी होता है, कई बार समझना और ये पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जानने, समझने और पहचानने की। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक वाक्यों से हुई हो, जिनमें एक तो उपवाक्य प्रधान हो और बाकी सारी वाक्य उस पर क्या हो? डिपेंड हो। जैसे फॉर सपोज मेरा स्कूल एक प्रस्ताव हम लिखते हैं, गीता मॉडल स्कूल मेरा प्रिय स्कूल है, ये मुख्य वाक्य है। अब उसके ऊपर कौन से हैं? अब गीता मॉडल स्कूल होगा तभी उसमें बच्चे होंगे, तभी उसमें अध्यापक होंगे, तभी उसमें खेल का मैदान होगा, तभी उसमें कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा, है ना। तो गीता मॉडल स्कूल पर बच्चों का होना, अध्यापक का होना निर्भर करता है ना, एक बात दूसरे के ऊपर निर्भर करती है ना। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आसानी से। आपको घूमने जाने का मन है, लेकिन आपका घूमना जाना आपके मम्मी पापा की हाँ या ना पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है ना। तो ये भी क्या हुआ? मिश्रण हो गया। ठीक है, मिश्र। मिश्र यानी कि मिला हुआ, यानी कि एक वाक्य के ऊपर अन्य 2-3 वाक्यों का डिपेंड होना, निर्भर होना। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक से हुई हो और जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो, अन्य गौण हो। गौण का मतलब महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन उनके बिना वो वाक्य उपवाक्य पूर्ण भी नहीं माना जाता, कंप्लीट भी नहीं माना जाता। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा, मालिक का कहना क्या हो गया? मुख्य बिंदु हो गया। उपवाक्य है कौन सा? प्रधान। प्रधान उपवाक्य है। क्यों? मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। कल की छुट्टी रहना किस पे डिपेंड रहता है? मालिक के कहने पर। अगर मालिक कहेगा कल काम पर आना है तो बात नहीं होगी ना, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? मालिक ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है, और ये कल की छुट्टी रहेगी, की को देख लो, ये भी एक जोड़ है मिश्र वाक्यों को पहचानने के लिए। मिश्र वाक्यों को पहचानना भी थोड़ा सा एक ट्रिक बता देती हूँ, जो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। मालिक ने कहा प्रधान उपवाक्य है, कल की छुट्टी रहेगी जो बात है वो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करती है, आश्रित करती है, और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? की शब्द। तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। इनको और आसानी से समझने के लिए हम एक छोटी सी कार्यपत्रिका या यूं कहूं कि अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभ्यास की क्लास कल रहेगी, जिसमें मैं 5-5, 4-4, 5-5 सेंटेंस हर भाग के आपको समझा दूंगी। ठीक है बेटा, देखिए इस तरफ मिश्र वाक्यों की पहचान कैसे है। इसमें प्राय जो वह, जिसे उसे, जो जैसा, यदि तो जैसे आदि व्याधिकरण योजक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। समझ में आया? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, देख लीजिए। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। अब श्यामलाल और मेरा मित्र है, तो ये है प्रधान वाक्य। मित्र कौन है? श्यामलाल। लेकिन श्यामलाल का मित्र यहाँ है, रहता कहाँ है? गांधी गली में। अब देखो, श्यामलाल जो 1, गांधी गली में रहता है 2, मेरा मित्र है 3। इसमें क्या हो गया? 3 भाग हो गए, 3 वाक्य हो गए, और तीनों वाक्य जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब श्यामलाल, ये देखिए जो व्याधिकरण किनको जोड़ रहा है? इन 2 वाक्यों को। किसको?
श्यामलाल को वो कहाँ रहता है, गांधी गली में, ठीक है। लेकिन इसको गौण वाक्य क्यों कहा है, भाव को समझिए। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, तो मुख्य बात कहाँ रह गई, ये किसका मित्र है, मेरा मित्र है ना। तो मेरा मित्र क्या हो गया, मुख्य बिंदु हो गया इसका, और इसको गौण कर दिया क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रही। उसने कह दिया वो वहाँ रहता है, फलाना है, लेकिन किसका मित्र है, मेरा मित्र है। तो मेरा मित्र क्या हो गई, मुख्य बात हो गई। और 3 सेंटेंस, 3 वाक्य देखो किस तरह से आपस में जुड़े हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। लेकिन यहाँ आप ये भी देखिए, जो कि एक व्याधिकरण है, अवयव का ही भाग है। मैं आपको अवयव का भाग जरूर समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले जब हम अभ्यास पत्रिका करेंगे तब आपको बताऊंगी। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, जो व्याधिकरण है, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, मिश्र वाक्य बनाते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बिंदु कौन है कि मेरा मित्र है। जब उसने ये बात कह दी कि वो मेरा मित्र है तो अन्य बातों की इंपॉर्टेंस कम हो गई, वो वाक्य क्या हो गए, गौण हो गए, मुक्त हो गए। पर कहीं ना कहीं उन 2 वाक्यों पर उस मुख्य का आश्रित होना और उन वाक्यों का उस मुख्य बिंदु पर आश्रित होना क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा जो मैंने अभी पाठ पढ़ाया है वाक्य के ऊपर, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आने पर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं दोबारा करूँगी। इसी के साथ कल तैयार रहिएगा, जो वीडियो आपको कल मैं दूंगी उसके अंदर हर वाक्य के 4-4, 5-5 वाक्य हम करेंगे, उदाहरण हम करेंगे, ताकि रचना के आधार पर वाक्य के ये तीनों भेद आपको अच्छे से समझ में आ जाए और पेपर आने पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इनके 1-2 शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लेंगे जो आसानी से आप इनको समझ पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। और हमारी एक क्लास रहेगी उसके बाद समुच्चयबोधक शब्द पर और समानाधिकरण व्यानाधिकरण पर। हाँ, ये अवयव के ही पाठ हैं और अवयव के सारे भेदों को हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। इसी के साथ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए और मेरे प्रश्नों के उत्तर देते रहिए रचनात्मक रूप में। कल हम एक अभ्यास पत्रिका करेंगे, उसको समझेंगे, ताकि आपको वाक्य का जो पाठ है, जो अध्ययन है, वो अच्छे से हो जाए और कभी भी आप अटके नहीं। तो पढ़ते रहिए रेणु जैन के साथ, मज़ेदार नुस्खों के साथ। जय हिंद।